हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर, लेसन नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लास 7 साइंस का। इस लेसन का पहला लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दी हुई है उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपको हमारे सारे वीडियोस दिख जाएंगे, जितने भी वीडियोस हमारे साइंस क्लास 7 के अपलोड हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहूं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे ना, हमारे अपलोड होने वाले हर क्लास के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी पढ़ाई स्मूथली बहुत अच्छे से घर बैठे बैठे चल पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है लेक्चर नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा लेक्चर 1 था वो पूरा एयर पर था, अभी ये जो है वाटर पर है और फिर सॉइल भी है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, कैसे कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, कैसे मेंटेन करते रहता है। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना। ओके, सो स्टूडेंट्स, द अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम सन। हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी सूरज से धूप लेती है। ओके, और उस धूप की मदद से जो प्लांट है वो प्लांट अपना खाना बनाते हैं और उस बने हुए खाने को वो खुद भी खाते हैं और हमें भी खिलाते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये एनर्जी है, ये हमें सन से मिलती है, मतलब हमारी अर्थ जो है वो सन से एनर्जी रिसीव करती है। दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये जो एनर्जी है, अर्थ इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करना मतलब अर्थ ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद रिफ्लेक्ट किया। ओके, अर्थ ने सन की एनर्जी, ये सन है, अर्थ ने सन की एनर्जी को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद रिफ्लेक्ट किया, वापस रिफ्लेक्ट। ओके, रिफ्लेक्ट किया। ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऊर्जा के रूप में इसे वो रिफ्लेक्ट करती है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर सराउंडिंग the earth such as water vapor, carbon dioxide absorb a part of this heat and give it to the other constituent of air. अब क्या है the constituent of air? एयर के अगर constituent देखें, constituent मतलब एयर में कौन कौन सी चीजें मौजूद है, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, एयर किन चीजों से मिलकर बनी है, दैट इज अ constituent. एयर जैसे चाय के constituent, टी के constituent क्या है, मिल्क, टी, ओके, शुगर, वाटर, ये टी के कॉन्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इन सब से मिलकर चाय बनी है। वैसे हवा किन चीजों से मिलकर बनी है तो उसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो हमारे आसपास सराउंडिंग में, अर्थ में वाटर भी है, वेपर भी है, मतलब वाटर वेपर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीजों से मिलकर हवा बनी है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है पार्ट ऑफ दिस हीट एंड गिव इट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। और ये सब क्या है, ये एक हीट का पार्ट है, क्योंकि गर्म होने से पानी की भाप बनती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आती है और ये सब हवा में मिल जाती है और इसलिए हवा के ये कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन वार्म एंड देयरबाय बिकम सुटेबल फॉर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ। और इसलिए अर्थ का जो सरफेस है ये हमेशा गर्म बना रहता है और हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, जो छोटे मोटे से लेके छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक सारे सजीव जो है, प्लांट से लेकर एनिमल तक सारे जो सजीव है, छोटे छोटे कीटाणु से लेकर बड़े बड़े एनिमल तक जितने भी सजीव है, वो आराम से अपनी लाइफ को यहाँ पर जी पा रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हवा भी है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, हवा में मतलब सन से अर्थ एनर्जी रिसीव करता है और बदले में हीट को रिफ्लेक्ट करता है। इन सभी के कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है ये सुटेबल हो जाता है जीवित रहने के लिए। सो इफ देयर इज नो एयर ऑन द अर्थ, the average temperature of the earth surface would have been very low. अगर यहाँ पर हवा नहीं होती तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता और बहुत कम होने के कारण यहाँ पर ऐसा समझिए सब तरफ बर्फ होता और जहाँ पर सब तरफ बर्फ है वहां पर लाइफ मुश्किल हो जाती है। स्टूडेंट्स, सभी तरफ बर्फ रहता तो लाइफ नहीं होती। अब क्या होता है, हवा क्या है, हवा अर्थ के ऊपर है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है और बहुत सारी गैसेज है। ये गैसेस क्या होती है, पृथ्वी से निकलने के बाद हवा में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, और जिसके फंसे रहने से हमारे अर्थ की सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसी को तो हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं।
ओके, ये ट्रैप हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में ट्रैप हो जाता है और इसलिए अर्थ का टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। सो व्हाट वुड हैपन इफ द ऑल एयर सराउंडिंग इज रिमूव? अगर हमारे आसपास जितनी भी हवा उसको अगर निकाल दे, हटा दे, तो क्या होगा? तो भाई हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे, सबसे बड़ी बात। ये जो मेरा माइक है जो मेरे साउंड को रिकॉर्ड कर रहा है, लुक हियर, आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरा माइक है, ये माइक मेरा जो है बच्चों साउंड को रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे साउंड को, जो मेरा साउंड यहाँ से आ रहा है, इसको ये रिकॉर्ड कर रहा है। पर मेरा साउंड यहाँ से, मेरे मुंह से लेकर यहाँ तक जो ट्रैवल कर रहा है ना, ये ट्रैवल कर रहा है हवा के माध्यम से। अगर यहाँ से हवा हटा दी जाए, केवल यहाँ पर वैक्यूम लगा दिया जाए, तो मैं कितना भी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाऊं या फिर मैं लाउड स्पीकर लगवाऊं, डीजे लगवा लूं और उसमें बोल के भी पढ़ाऊंगा, तो भी इतने दूर से मेरी वॉइस ये माइक रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आवाज जो है वो हवा के माध्यम से ट्रैवल करती है। एयर इज अ मीडियम टू ट्रैवल द नॉइस, वॉइस को, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम है हवा। ओके, एज एन एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक 2 डब्बे लीजिए, 2 कप लीजिए, वहां पर धागा बांधिए और दूर खड़े हो जाइए। ओके, 2 फ्रेंड दूर दूर तक, और एक जन बोलिए कप में और दूसरा कान में लगा के रखेगा, तो आपको उस धागे के थ्रू आवाज सुनाई देंगी। इससे यह प्रूव होता है कि आवाज को भी, साउंड को भी एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, किसी मीडियम की जरूरत होती है। ओके, सो अभी हमारा वही टॉपिक है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, और कुछ है क्या क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। विल साउंड बी हियर्ड इन स्पेस? नहीं, स्पेस में हम आवाज सुन ही नहीं सकते एक दूसरे की, वो इसलिए क्योंकि वहां पे हवा ही नहीं होती। सो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ऑल द साउंड दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर। हमारे आसपास जितनी भी आवाज है हम सुन पाते हैं क्योंकि हमारे आसपास हवा मौजूद है। The density of air also change due to change in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर में बदलाव आता है, हवा की डेंसिटी भी बदलती है। The density of air, इसके पहले हमने पढ़ा, और हवा की डेंसिटी बदली, टेम्परेचर चेंज हुआ, हवा की डेंसिटी बदली, तो हवा हल्की या भारी होंगी। हवा जितनी हल्की या जितनी भारी होंगी, हवा के हल्के या भारी होने पर साउंड कितना दूर जाएगा ये भी डिपेंड करता है। In winter, the density of air increase. सर्दियों में, विंटर के समय में हवा में बहुत ज्यादा पानी भरा होता है। ओके, ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए ठंडी हवा हमेशा नीचे रहती, गर्म हवा हमेशा ऊपर रहती है। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट देखना है तो आप जिस रूम में आपके कूलर चल रहा है उस रूम में आप एक टेबल पर खड़े होकर आप छत के ऊपर, छत के पास हाथ लगाइए, यू विल फ्री द वार्मिंग एरिया, वहां पे आपको गर्म हवा महसूस होगी, पर नीचे जो है आपको ठंडी हवा मिलेगी। और एक एग्जांपल देखना है, मम्मी जब किचन में खाना बनाएगी तो स्टूल लेके ऊपर खड़े हो जाना, छत के पास अपना हाथ पहुंचाना, आप देखोगे कि जो हवा जो है, ओके, आपको ऊपर की गर्म लगेंगी, आपको ऊपर जो गर्माहट फीलिंग होगी। सो दैट इज, जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर होती है, जो कूल एयर होती है जो नीचे होती है वो नीचे क्यों होती है? क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है, डेंस होती है, डेंसिटी मतलब भारीपन, उसमें ज्यादा भारीपन होता है, तो विंटर में जो हवा होती है वो भारी हो जाती है। वी कैन हियर विसल ऑफ डिस्टेंस ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन द विंटर। मतलब सर्दियों के दिनों में आप काफी दूर दूर की आवाज सुन सकते हैं, गर्मियों के दिनों में आप ज्यादा दूर की आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि हवा हल्की हो जाती है, उसमें डेंसिटी कम रहती है। सो एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो हवा का यूज एक और काम के लिए होता है, साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। अभी जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा मेन टॉपिक है, पहला मेन टॉपिक एयर था जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर से लेकर इस लेक्चर में अभी तक कंप्लीट किया है, और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो व्हाट आर द स्टेट इन विच वाटर इज फाउंड? वाटर हमें किन किन स्टेट में मिलता है? सो वी फाउंड द वाटर इन द 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब पानी, और गैस मतलब वेपर। सो व्हाट इन्फर विल यू ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर अलोंग साइड? ये पिक्चर जो दिख रहा है इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप ये समझेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाटर प्रेशर है, आप
या इस कंटेनर में, इस बॉल के अंदर या कंटेनर के अंदर आपने पानी भर लिया, आप कहीं पर भी इसको छेद कीजिए, यहां से पानी बाहर आएगा। ओके, वाटर जो है हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो होगा। ये ऊपर है हायर है, ये नीचे है लो है, तो हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो होगा। एक बर्तन है, उसको स्टूल के ऊपर रख दिया गया, लुक हियर। ओके, एक बर्तन है, उसे स्टूल के ऊपर रख दिया गया, पाइप के थ्रू पानी इजीली इस बर्तन में आ जाएगा। ओके, सो ये क्या है, एयर इजीली जो है ऊपर से नीचे की ओर ट्रैवल हो सकता है। एयर किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है, वाटर किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है। वाटर किसी भी मतलब कहीं भी छेद से बाहर आके बह सकता है। तो यहाँ पर देखिए पानी इसके आकार का हो गया, इसमें पानी इसके आकार का हो गया, इसमें पानी इसके आकार का। पानी ने क्या किया, बॉटल का, कंटेनर का, बर्नर का, सबका शेप ले लिया। सो वाटर ऑक्यूर इन लिक्विड स्टेट अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में हम पानी को हमेशा लिक्विड स्टेट में ही देखते हैं। वाटर इज फ्लूइड सब्सटेंस, वाटर बहने वाला सब्सटेंस है, फ्लूइड मतलब बहना। सो वाटर डज नॉट हैव ओन शेप, पानी का खुद का कुछ आकार नहीं होता, इसलिए वो किसी का भी आकार ले लेता है। बट हैव्स वॉल्यूम, पर इसमें वॉल्यूम होता है, मतलब ये स्पेस घेरता है। अगर ये बॉटल अगर खाली है तो इसमें जब पानी डालोगे तो ये पहले हवा को बाहर भेजेगा और बाद में खुद अंदर घुसेगा, मतलब अपने लिए ये जगह बनाता है। सो वो एक वॉल्यूम एब्जॉर्ब करता है। वॉल्यूम मतलब उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, मतलब कि ये लुक हियर, ये मोबाइल है मेरे हाथ में। ओके, ये मेरा हाथ खाली है, या फिर मेरे हाथ में ये एक बुक है, लुक हियर, दिस इज द बुक इन, ये बुक है मेरे हाथ में। ओके, दिस इज अ बुक इन माय हैंड। इस बुक के ऊपर बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा स्पेस, पर यहाँ पर मैंने मोबाइल रख दिया तो क्या हुआ कि इस बुक का इतना स्पेस ये मोबाइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। समझ में आ रहा है, इस बुक का इतना स्पेस इस मोबाइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, अभी बाकी स्पेस जो है खाली पड़ा है। इट मींस ये इसका वॉल्यूम। ओके, तो वाटर भी क्या करता है, वाटर में भी वॉल्यूम है, वाटर भी किसी एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, घेर लेता है। ओके, नाउ इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल और सीप थ्रू वेरी स्मॉल गैप्स, क्रैक्स। पानी जो है छोटे छोटे गड्ढों से बह सकता है, छोटी छोटी दरारों में घुस सकता है। So on pouring water in oil cladded dish, water does not spread but forms small round drops. Why does this happen? देखो, अगर मान लो हमने कोई तेल, एक प्लेट ले लिया, उसमें तेल लगा दो, तेल लगाने पर उसमें पानी डाल दो, पानी इधर उधर जाएगा नहीं, बल्कि कुछ बूंदों बूंदों में ही बढ़ जाएगा। अब देखो, या फिर आप तेल ले लो और तेल में कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स डाल दो, ठीक है, आपको पानी की बूंदें अलग अलग नजर आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता, पहली बात, और ऊपर से पानी तेल से ज्यादा भारी होता है, इसलिए पानी नीचे डूब जाता है, तेल ऊपर तैरने लगता है। सो ये रीजन है। ओके, सो वाटर की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा होती है। फर्स्ट, टेक अ प्लास्टिक बॉटल मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर। एक प्लास्टिक बॉटल लो, उसे आधे से ज्यादा भर दो। मार्क द वाटर लेवल ऑन द बॉटल, वाटर लेवल बॉटल पर मार्क कर दो। मान लो एक छोटा सा यहाँ पर देखते, सपोज दैट यहाँ पे नई बॉटल बना लेते, ये एक बॉटल है, सपोज दिस इज द बॉटल। इस बॉटल में आपने इतना पानी भर दिया, आधे से ज्यादा पानी भरने के बाद आप मार्क कर दो बॉटल को कि मैंने यहां तक पानी भर दिया है। ओके, उसके बाद कीप दिस बॉटल अपराइट इन द फ्रीजर फॉर मेकिंग आइस। इसे सीधा खड़ा रखो बर्फ बनाने के लिए। ओपन द फ्रीजर आफ्टर कपल ऑफ आवर्स एंड ऑब्जर्व। कुछ देर के बाद आपको क्या करना है, बॉटल बाहर निकालनी है। जब ये पूरा बर्फ बन जाएगा तब देखना, यू विल सी दैट द वाटर हैज चेंज इनटू आइस। आप देखोगे कि पानी जो है बर्फ बन चुका है। नोट द लेवल ऑफ आइस। अब आप आइस का लेवल देखोगे, वाटर का लेवल यहां तक था, आइस का लेवल यहां तक आ जाएगा। फिर आप कहेंगे मैंने तो इतना पानी भरा था, यहां पर इतना कैसे हो गया। ओके, सो you will find that the level of ice is increased than the water level before freezing. फ्रीजिंग होने के पहले ही यहां पर इंक्रीज होता है। ओके, what can you infer from this? इससे आपको क्या समझ में आता है? As water freeze from ice, it expand and volume increase. जब बर्फ बनता है तो वो एक्सपांड होता है। क्या होता है? एक्सपांड होता है। आइस एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वजन नहीं बढ़ेगा, वजन वही रहेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऑन फ्रीजिंग,
हाउ मच वॉज इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये पानी के वॉल्यूम से कितना बढ़ता है, तो पानी के वाटर वॉल्यूम से 9% बढ़ जाता है। मतलब अगर मान लो अगर ये 100% है तो ये आइस 109% हो जाएगा, मतलब 9% से बढ़ जाएगा। सो इफ व्हाट प्रोपोर्शन डिड इट इंक्रीज, ये किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, ओके 9% से, वॉल्यूम के 9% से ये इंक्रीज होता है। ओके उसके बाद फिर और कुछ एक्टिविटी वो देख ले। टेक 2 बकेट ऑफ वाटर, 2 बकेट लेना है, उसको पानी से भर देना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल, बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाल दीजिए। मेक्स सेपरेट लिस्ट आर्टिकल विच सिंक इन द वाटर एंड दोज दैट फ्लो ऑन इट, और लिस्ट बनाइए कि कौन सी चीजें पानी में डूबेंगी, कौन सी तैरेगी। टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड एडेड फ्यू पीस ऑफ आइस, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब क्या करो, एक ग्लास लो और उसमें कुछ आइस के टुकड़े डालो पानी के अंदर, क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी दैट कि पानी, बर्फ तो पानी से ही बना है, फिर बर्फ पानी में क्यों तैरता है, डूबता क्यों नहीं या अंदर क्यों नहीं जाता, ऊपर क्यों रहता है, वो इसलिए क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। इसलिए जब बर्फ बनता है तो पानी के लेवल से बर्फ का लेवल ऊपर आता है, आकार बढ़ जाता है। ओके आकार बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई। सिंपल सी एग्जांपल, 1 किलोग्राम लोहा इतना होगा तो 1 किलोग्राम लकड़ी इतनी होगी, और 1 किलोग्राम कपास इतना सारा होगा। समझ में आ रहा है, वेट उतना ही है पर एरिया बढ़ने से चीजें हल्की हो जाती है, इसलिए लोहा पानी में डूबता है, लकड़ी और कपास पानी में तैरता है। समझ में आया, और इसलिए यहां पर आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो गई, पानी की डेंसिटी ज्यादा है हाई, और इसकी डेंसिटी हो गई लो, और लो होने के कारण ये तैर रहा है। ओके सो आइस इज लाइटर देन वाटर, बर्फ पानी से हल्का होता है। व्हेन वाटर फ्रीज फ्रॉम आइस इट बिकम लाइटर देन ओरिजिनल लिक्विड, जब पानी से बर्फ बनाया जाता है तो बर्फ पानी के वजन से हल्का हो जाता है। व्हेन वाटर फ्रीज दैट इज व्हेन ट्रांसमिटेड इनटू सॉलिड स्टेट, जब पानी जम जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में बदल जाता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसलिए जो डेंसिटी है आइस की डेंसिटी वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ओके द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, मतलब वाटर की डेंसिटी से कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है। सो दैट इज व्हाई द आइस फ्लो ऑन वाटर, इसलिए जो बर्फ है वो पानी पर तैरता है। उसके बाद यहां देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको वाटर का मास पता है, वाटर का वॉल्यूम पता है तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड मास ऑफ सब्सटेंस, देखिए द स्पेस ऑक्यूपाई द सब्सटेंस इन इट्स, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या कि पानी ने कितनी जगह घेर लिया वो उसका वॉल्यूम है, पर पानी का वजन और पानी का मास ये वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, द स्टोर ऑफ मैटर इन सब्सटेंस इज मास। मास मतलब क्या, जैसे मेरी बॉडी, मैंने पहले ही बताया था, मेरी बॉडी को आप मून पर भी लेकर जाओ तो बॉडी का वेट कम ज्यादा हो जाएगा पर मास वही रहेगा, मास कांस्टेंट रहता है। मास मतलब क्या, मेरे बॉडी में कितना मास, कितना मटेरियल, कितनी चीजें भरी हुई है, दैट इज अ मास। समझ में आया, उसका वजन कितना है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, वॉल्यूम डिपेंड करता है कितना एरिया घेर लिया उस पर। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज मेजर इन अ ग्राम, मास को ग्राम में गिना जाता है, क्योंकि मास यानी वेट, वजन ऐसा कहा जाता है, तो वजन को हमेशा ग्राम किलोग्राम में गिनते हैं, एंड वॉल्यूम जो है उसे क्यूबिक सेंटीमीटर में गिना जाता है, इसलिए डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। हेंस डेंसिटी इज इक्वल्स टू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जी, इस लाइन को कहा जाता है पीईआर पर, और ये सी क्यूबिक, सी सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये किसकी डेंसिटी की वैल्यू है। सो इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम, देखो मास कितना है, मास ऑफ 1 लीटर, देखो यहां पर मास आ गया, देखो सिंपल सी मास ऑफ 1 लीटर, एक लीटर की बोतल है उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा,
और उस 1 लीटर पानी का वजन अगर 1 किलोग्राम है तो डेंसिटी बताइए कितनी है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर इस तरह से देखें तो मास कितना है, मास कितना है, इफ द मास ऑफ 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर का मास अगर 1 किलोग्राम है तो मास भी 1 ही होगा, क्योंकि उसने 1 किलोग्राम एक लीटर की बोतल को ही घेरेगा, क्योंकि वो 1 लीटर पानी ही है, और वॉल्यूम भी 1 लीटर ही होगा, तो 1/1, तो डेंसिटी भी उसकी 1 ही कहलाएगी। तो इजीली आप किसी भी वाटर की डेंसिटी निकाल सकते हो, आपको ग्राम और क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम पता होना चाहिए। हेंस ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इफ द मास ऑफ, ये तो हो गया। ओके, सो नाउ थिंक, will the mass of water change when its state change during the transformation of liquid into ice? क्या कभी ऐसा होता है कि will the mass of water, क्या पानी का मास कम या ज्यादा होता है जब वो बर्फ बनता है? यस, जब वो बर्फ बनता है तो पानी हल्का या भारी होता है। ओके, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर हम इसमें पढ़ेंगे। क्या है एनोमलस? एनोमलस मतलब अजीब, एक अजीब बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर मतलब ऐसी चीज जो नॉर्मली होती नहीं है। ओके, जो नॉर्मली होती नहीं है वो हो जाए तो उसे हम एनोमलस कहते हैं। तो पानी का ऐसा अजीब बिहेवियर हम देखेंगे। यूजुअली व्हेन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज लोअर इट्स डेंसिटी इंक्रीज। जब किसी भी चीज का टेम्परेचर हम कम करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, उसकी हीट निकालेंगे, गर्मी निकालेंगे तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा। एज द वॉल्यूम डिक्रीज, ओके, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। देखो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस लोअर, किसी भी चीज को गर्म करें, ओके, ठंडा करें, तो जितना कूल करोगे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम उसका डिक्रीज होगा। ठीक है, बट वाटर इज एक्सेप्शन फॉर दिस रूल, पर पानी इस रूल को नहीं मानता, पानी का बिहेवियर ही अलग है। 4, ये देखो, ये पॉइंट देख, कीप अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इन अ फ्रीजर फॉर 5 to 10 मिनट, देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी भर के रखना है, पूरा फुल पानी भरना है। फुल पानी भरने के बाद उसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। 10 मिनट बाद उसको निकालना, उसका ऑब्जर्व करना है, फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग। मुझे बताइए, ये अगर ग्लास है और ये ग्लास में पानी भरा है, पानी ऊपर से लेके नीचे तक भरा है, तो बताइए कि सबसे पहले पानी का कौन सा हिस्सा जल्दी ठंडा होगा, ऊपर वाला, बीच वाला या नीचे वाला? इसी आंसर को आइए समझते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेसिकुलर। पेसिकुलर मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो नहीं है वो हो जाता है। व्हेन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट कूलिंग, पानी जब नॉर्मल टेम्परेचर में होता है, जब उसे हम ठंडा करना शुरू करते हैं, इट्स डेंसिटी इंक्रीज, उसकी डेंसिटी बढ़ती है। जबकि बर्फ की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी बढ़ती जाती है। पानी जब ठंडा हो जाएगा, लाइक दैट मोस्ट लिक्विड, हाउएवर इफ टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इस डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब पानी की, देखो, पानी सबसे पहले, जो नीचे वाला पानी जो है, यहां पर देखो, नीचे वाला पानी सबसे पहले ठंडा होगा। ओके, जैसे ये 4 डिग्री टेम्परेचर पर जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। हल्का होने के कारण ये नीचे वाला ग्लास का पानी ऊपर ट्रैवल करेगा। इसमें बड़ी ग्लास बनाते हैं थोड़ी। ओके, सबसे पहले जैसे पानी नीचे से ठंडा होना शुरू होगा, और जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, ये हल्का हो जाएगा और नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा, क्योंकि हल्की चीज ऊपर रहती है और भारी चीज नीचे, तो भारी वाली चीज नीचे जाएगी और ओके, भारी वाली चीज नीचे जाएगी और हल्की वाली चीज ऊपर आएगी। ओके, ऊपर आने के बाद अभी ये पानी यहाँ है, ये ठंडा पानी यहाँ है, गर्म पानी है। ओके, this means that density of water is maximum 4 degrees Celsius. If temperature of water is below 4 degrees Celsius, its density decrease.
अगर पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एंड वॉल्यूम इंक्रीज, और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से, हल्का होने की वजह से वो ऊपर ट्रैवल कर रहा है। इट मींस दैट वाटर एक्सपांड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स। जब टेम्परेचर गिरता है तो पानी बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। टेम्परेचर कम होगा तो पानी बढ़ेगा, ओके, और इसलिए बर्फ जो होता है वो पानी से हल्का होता है। इसी को वाटर का एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। इस एनोमलस बिहेवियर को आप होप एपरेटस से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पर इसके लिए आपको स्टैंडर्ड 10th में जाना होगा। ओके, स्टैंडर्ड 10th में आप होप एपरेटस को समझेंगे, एनोमलस बिहेवियर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि किस टेम्परेचर में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। और अगर आपको उसको अभी से समझना है तो इस पर मेरा वीडियो YouTube पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। ओके, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर 10th का वीडियो अपलोड है बेटा, आप पढ़ के इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, use your brain power. In cold countries, how do aquatic animals remain alive when after the rivers or lake freeze in water? देखो, इस डायग्राम को मुझे फिर से एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर अब ये आइस दिख रहा है ना, इस डायग्राम को अब एक्सप्लेन करने की बारी आ गई कि विंटर सीजन में जो एक्वेटिक एनिमल है वो जिंदा कैसे रहते हैं, इतने बर्फीले ठंडे पानी में मरते क्यों नहीं। तो होता क्या है, पानी सबसे पहले नीचे से ठंडा होता है, नीचे से ठंडा होने के बाद ये हल्का होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद ये सबसे पहले अगर ये ठंडा हुआ है तो सबसे पहले बर्फ भी यही बनेगा। तो ऊपर से एनवायरनमेंट ऊपर से बर्फीला होता है, ठंडा होता है, तो ऊपर से ठंडी ठंडी हवा इसको मिलती रहती है और ऊपर से ये इस वाटर के लेयर को ठंडा करता है। ठंडा करने से ऊपर का पानी सबसे पहले बर्फ बन जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि ये जो लेयर है ये आइस लेयर है, ये बर्फ की लेयर है। ओके, तो जो स्टूडेंट्स ये जो लेयर है ये आइस की लेयर है। अब ये जब आइस है तो आइस क्या है, आइस हीट को ट्रांसफर होने ही नहीं देता। तो इधर से अब आइस जो है हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता। हीट मतलब कोई भी हीट हो, चाहे कूलिंग हो या ठंडी हो, तो ये बर्फ क्या करेगा, यहाँ की ठंडी पानी में नहीं जाने देगा, और पानी जो है अभी 4 डिग्री सेल्सियस पर है तो ये ऊपर गर्म पानी को ऊपर आने नहीं देगा, और इसलिए बर्फ सिर्फ ऊपर की लेयर में बना रहेगा, बाकी अंदर से पूरा वाटर जो है वो पानी में रहेगा और इसका टेम्परेचर 4 डिग्री रहेगा, मतलब 0 से ऊपर रहेगा। और इस 4 डिग्री सेल्सियस में ये एक्वेटिक एनिमल इसीलिए आसानी से जिंदा रह सकते हैं। ये सब बेटा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का ही कमाल है। सो टेक 2 बिग ग्लास ऑफ वाटर, एडेड 4-5 स्पूनफुल। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ बीकर लेने हैं, ओके, और उसमें थोड़ा पानी डालना है। पानी में एक में साल्ट सॉल्यूशन डालना है, मतलब बहुत सारा नमक डालना है, और एक में नमक नहीं डालना है। तो और 2 आलू लेने हैं, जिसमें सिर्फ पानी है उसमें आलू डूब जाएगा, और जिसमें साल्ट सॉल्यूशन है उसमें आलू तैरने लगेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि साल्टेड वाला पानी इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ये हो गई, इसमें वाटर की डेंसिटी हाई है, हाई, और इसमें आलू की डेंसिटी हाई है। पोटैटो वाटर से भारी है इसलिए ये डूब गया। अब इसमें वाटर पोटैटो से भारी हो गया इसलिए तैर रहा है। जो चीज भारी रहेगी वो हल्की चीज को उठा लेगी, तो इसलिए आलू पोटैटो भारी था तो इसने पानी को अपने ऊपर ले लिया, और यहाँ पर वाटर हैवी है इसलिए उसने पोटैटो को अपने ऊपर ले लिया। समझ में आया? इसे कहते हैं डेंसिटी का कमाल। तो जिसमें साल्ट, नमक के कारण पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, सिंपल सी बात है, नमक डालने से पानी का लेवल नहीं बढ़ता, नमक डालने से पानी भारी हो जाता है। तो पानी में जो ऑक्यूपाइड स्पेस होती है, खाली जगह जो हमें दिखाई नहीं देती, वो नमक एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर की डेंसिटी को बढ़ा देता है। ओके, इसलिए आपने डेड सी के बारे में सुना होगा। डेड सी भी है हमारे अर्थ में, जहां पर आप
वो बहुत गहरा समंदर है, डेड सी है, वहां पर ना कोई कीटाणु है, ना मछली है, ना जीव है, ना जंतु है, कुछ भी नहीं है। इतना खारा पानी है कि वहां पर आप डूबेंगे ही नहीं। आप वहां पर तैर के ऐसे उल्टे तैर के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं। पत्थर फेंक देंगे तो तैरेगा, डूबेंगे नहीं। वो डेड सी है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में। देखो, जो घुल गया वो सॉल्यूट, जिसने घुलाया वो सॉल्वेंट, और दोनों से जो मिलकर बना वो सॉल्यूशन। अब पानी में क्या घुला? पानी में घुला साल्ट, तो साल्ट हो गया सॉल्यूट। साल्ट को किसने घुलाया? पानी ने घुलाया, तो पानी हो गया, मतलब वाटर हो गया सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों से मिलकर जो बनता है वो होता है सॉल्यूशन। रेत को पानी में मिलाओगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, रेत अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। पर नमक को आप पानी में मिलाओगे तो पानी का कलर नहीं बदलेगा, पानी जैसे का वैसा दिखेगा, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। सो व्हाट वी गेट व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ओके, तो जब कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो उसका डेंसिटी, उसका टेस्ट सब चेंज हो जाता है। यूज ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के हिसाब से वाटर का अलग अलग यूज है। वाटर इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी, पानी बहता है इसलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नदी से आपके घरों तक आता है पीने के लिए। वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम हाइट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, ऊपर से पानी नीचे गिराकर जनरेटर की मदद से बिजली तैयार की जा सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आपने स्टैंडर्ड 5th 6th में पढ़ा होगा। वाटर इज अ गुड कूलेंट, वाटर बहुत अच्छा कूलेंट है, मतलब ठंडा करने वाली चीज है। एंड इट यूज टू मोटर व्हीकल टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ इंजन, इंजन के पास एक वाटर का एक बैग होता है, वहां पे वाटर डालना पड़ता है, इससे इंजन को वो ठंडा रखने में मदद करता है। मेनी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, बहुत सारी चीजें पानी में घुल जाती है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये सभी चीजों को लगभग घुला देता है। वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट ऑफ इन फैक्ट्रीज, पानी का यूज सॉल्वेंट के रूप में फैक्ट्री में, लैबोरेटरी में, फूड स्टॉक, इन वेरियस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। ऑकरिंग इन बॉडी सच एज डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, हमारे बॉडी में पाचन की क्रिया और एक्सक्रिएशन की क्रिया, मतलब सुबह उठकर आप जो पोटी करने जाते हैं ना वाली प्रोसेस, उसे एक्सक्रिएशन कहते हैं। और खाना पचाना मतलब डाइजेशन, दोनों प्रोसेस पानी के माध्यम से, पानी के कारण बहुत अच्छे से हो जाती है, इसलिए तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो। सो वाटर इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पस, पानी का यूज साफ सफाई के लिए भी होता है, नहाने के लिए भी होता है, कपड़े धोने के लिए भी होता है ना, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है सॉइल। ओके, हमने एयर पढ़ लिया, हमने वाटर पढ़ लिया, अभी हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है सॉइल, और सॉइल ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारा तीसरा लेक्चर आएगा जिसके लिंक इसी वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगी। ओके, उसमें से तीसरा लेक्चर में हमारा ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी है बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, जरूर लिखिए बच्चों। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए और बनाते रहूं। और आप मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करोगे तो उन वीडियोस को और अच्छे से बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलेगा, ताकि और ज्यादा बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, मुझसे पढ़ेंगे। ओके, सो फ्री है, फ्रीली है, यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको ना पैसा लगना है ना कुछ लगना है। और इसमें आपको बहुत अच्छी स्टडी अगर मेरे थ्रू आपसे, अगर मेरी तरह से आपको एक हेल्प हो जाती है तो ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड की बात है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक नीचे ग्रुप में दी हुई है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी बाय बाय, टेक केयर। ओके।